देखने वाले हैं मॉड्यूल 3 सेशन 14 डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग रोबोटिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। अगर आप सभी लोगों को जो है मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही हो और अगर आप सभी लोगों को जो है मेरी स्क्रीन क्लियरली विजिबल हो तो कृपया करके चैट बॉक्स में येस मेंशन कर दीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर योर क्विक रिप्लाईज। सो आज का ये जो सेशन है हम यहाँ पे डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग के बारे में जानने वाले हैं कि डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग है क्या। और जैसे कि आप कह सकते हो आज के हम सेशन में देखेंगे इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेक्यूलेशंस क्या होता है, एक छोटा सा टास्क करेंगे। उसके बाद आप कह सकते हो हम एक अप्रोच देखेंगे दैट इज़ वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच, एंड इन द एंड यहाँ पे हम IAP के बारे में दैट इज़ रोबोटिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज जो है उसके बारे में जानेंगे। बट ये सेशन की शुरुआत करूँ इससे पहले जो है मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग ने आज का मार्केट वॉच किया। आज का जो मार्केट है वो बुलिश है, बेरिश है, किस तरीके का है आज का मार्केट। ओके, सो आज का मार्केट के बारे में मुझे यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट मिला है फ्रॉम उज्जवल जी। ओके, वेरी गुड उज्जवल जी। कोई और अपने पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना चाहेगा? ओके, सो अगर हम आज के मार्केट की बात करें तो आज का मार्केट जो है आप कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। मार्केट जो है शुरुआत के तौर में आप कह सकते हो कि गैप डाउन के साथ ओपनिंग हुआ था, बट स्टिल मार्केट जो है यहाँ पे मैनेज कर पाया अपने जो प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस है वहाँ तक टच करने में। और आज जो मार्केट ने जो हाई बनाया दैट इज़ 17,369, निफ्टी ने आज जो है 17,369 तक का यहाँ पे एक हाई बनाया है। एंड अभी फिलहाल जो निफ्टी ट्रेड कर रहा है दैट इज़ 17,347। ओके, अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो 5 पॉइंट्स जो है मार्केट नेगेटिव है। सो अब इसे बेरिश भी कह सकते हो या फिर मार्केट फ्लैट जैसा ही है थोड़ा, मतलब ज़्यादा इसमें जो है अभी का करंट स्टेटस देखें तो प्रीवियस डे के कंपेयर में ये अभी फ्लैट ही है, ज़्यादा इतना नेगेटिव नहीं हुआ है। ओके, सो दिस वाज द स्मॉल अपडेट अबाउट द मार्केट। तो चलिए अभी हम ये सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। मैं यहाँ पे ये नहीं चाहता आप लोग बताइए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, तो दोस आर सोर्सेज की रिसोर्सेज के जहाँ पे आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट? यस, व्हाट इज एन इन्वेस्टमेंट? ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हो इज एन असेट और आइटम दैट इज परचेज विद द होप दैट इट विल जनरेट इनकम और अप्रिशिएट इन वैल्यू एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर. Investment can always concern the outlay of some asset today, that is money, time, efforts, etc., in hopes of a greater payoff in the future that was originally put in. An investment can refer to any mechanism used for generating future incomes. So Adil ji has mentioned very good point over here that where saving can grow more than inflation. Exactly, very good, Adil ji, excellent point it was. तो अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इज समथिंग आप कह सकते हो कि आप कोई भी एसेट यहाँ पे परचेस करते हो कि जहाँ पे आपको जो है एक्सपेक्टेशन है कि जिसकी वैल्यू आगे जाके बढ़ेगी। आपको क्या एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाके जिसकी वैल्यू बढ़ेगी और वहाँ पे वो असेट आप परचेस करते हो, और इससे क्या होगा कि इट विल जनरेट इनकम और अप्रिशिएट इन वैल्यू इन सम पॉइंट इन द फ्यूचर।
तो जैसा कि यहाँ पे आदिल जी ने कहा कि हम यहाँ पे सेविंग को ग्रो करने के लिए रखते हैं, जिससे हमारा जो इन्फ्लेशन है उससे हम बीट कर पाए। तो इन्वेस्टमेंट इज समथिंग कि जहाँ पे आप अपने पैसे जहाँ पे निवेश करते हो, वो निवेश इसलिए कर रहे हो बिकॉज आपको एक रिटर्न मिले। वो रिटर्न इतना अच्छा, मतलब लंबे टाइम तक अगर हम करें तो यहाँ पे आपको जो है आप अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर पाए, या फिर एक काफ़ी जो है यहाँ पे पैसा क्रिएट कर पाए, वो मेन यहाँ पे मोटो होता है। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट जो है हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इन्वेस्टमेंट जो है हमेशा आप कह सकते हो इट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म, ये कभी शॉर्ट टर्म नहीं होता। अभी लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन क्या है? अगर हम लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन देखें, दैट इज मिनिमम 1 ईयर। ओके, मिनिमम इसे हम क्या कहेंगे 1 ईयर, और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, आप उसे 3 साल 5 साल 10 साल, जब तक आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है आप उसको जो है यहाँ पे होल्ड करके रखते हो, दैट इज द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि अगर असेट जो है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करता है तो आपको जो है यहाँ पे एक फ़ायदा मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज अ कंपाउंडिंग। इनिशियली आपको इतना जो है नहीं दिखता है वो उसका इम्पैक्ट, बट अगर आप इसी चीज़ को अगर आप लॉन्ग टर्म पे देखो तो आप जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है इंटरेस्ट या रिटर्न जो है वो क्रिएट कर सकते हो। अभी यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन आता है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लोगों को लगता है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है, काफ़ी ज़्यादा जो है बहुत सारे ऑप्शंस है, डिफ़िकल्टी होती है करेक्ट इन्वेस्टमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए। तो मेजॉरिटी ऑफ लोग जो है वो इसी तरीके से करते हैं। हालांकि इन्वेस्टमेंट करने का जो तरीका है, लाइक आप कह सकते हैं द वे वी कैन डू द इन्वेस्टमेंट, वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो चुका है। वो बहुत सिंपल हो चुका है। पहले आपको जो है काफ़ी लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता था। अभी आप कह सकते हैं आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन है, अगर आपको आधी रात को भी इन्वेस्टमेंट करना है आप कर सकते हो। ये कैसे पॉसिबल होगा? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अभी हमारे पास अवेन्यूज तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, बट सही इन्वेस्टमेंट कैसे करें उसकी समझ नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो है जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट्स, कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो। आपको क्या होना चाहिए? आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स क्लियर होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट्स मतलब आप कह सकते हो समथिंग विच इज़ लाइक फॉर एग्जांपल मुझे फ्यूचर रिलेटेड, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे जो है आगे जाके बड़ा घर लेना है, तो वो उसके लिए आप अभी से जो है पैसे सेव कर सकते हो। या तो फिर आपको जो है फॉर एग्जांपल आप पेरेंट हो तो आप अपने बच्चों का भविष्य के लिए, उसके स्टडीज़ के लिए यहाँ पे जो है वो चाहते हो, तो वो एक रिक्वायरमेंट हो गई। या अगर आप चाहते हो लाइक आपको टैक्स बेनिफिट मिले, उसके लिए आप जो है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए, या तो फिर अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए, या तो फिर अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, तो इसके लिए भी जो है यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट इज समथिंग कि जहाँ पे आपके सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट्स क्लियर होनी चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हो। वंस योर रिक्वायरमेंट हैज बीन डन, देन आफ्टर क्या करना है, आपको इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं कि कहाँ कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि आप फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे जो है आगे जाके एक बड़ी सी चीज़ चाहिए, एक घर चाहिए, तो अभी मेरा एज छोटा है, मैं यहाँ पे रिस्क एपेटाइट ले सकता हूँ, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट जो है स्टॉक्स में कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, कि जहाँ पे हायर रिस्क पे आपको हायर रिटर्न मिलता है। उसी जगह पे अगर आप मान लीजिए आपकी एज रिटायरमेंट की है, तो वहाँ पे उस टाइम पे आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। उस टाइम पे आपको जो है ये सोचना है कि मुझे स्टडी इनकम कैसे आए। ओके, एक स्टडी इनकम कैसे आए, तो उसके रिगार्डिंग आपको सोचना चाहिए, एंड उस बेसिस पे आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और यहाँ पे आपको सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो पता होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप्स है। सो एक पहला है स्टॉक्स। ओके, अगर मैं स्टॉक्स की बात करूँ तो स्टॉक्स में क्या होता है, यहाँ पे हाई रिस्क होता है, इसके सामने आपको हाई रिटर्न मिलता है। ओके, हाई रिस्क के सामने अगर आपको हाई रिटर्न मिलता है उसे हम कहते हैं स्टॉक्स। अभी स्टॉक्स कैसा है कि स्टॉक मतलब आप कह सकते हो समथिंग विच इज़ एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे अगर आप सही कंपनी में, अच्छी कंपनी में अगर आप करते हो फॉर लंबे पीरियड के लिए, तो वहाँ पे आपको जो है एक काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे एक एडवांटेज मिलता है।
यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, इसलिए आपको रिटर्न जो है यहाँ पे ज़्यादा मिलता है। सेकेंड चीज़ यहाँ पे जो है दैट इज नोन एज द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सेकेंड चीज़ यहाँ पे क्या है, सेकेंड चीज़ है यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। यहाँ पे जो है रिस्क काफ़ी लो है, ओके, और यहाँ पे होता क्या है, लो रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। अभी याद रखिए कि जब भी आप लो रिस्क में जाते हो तो यहाँ पे आपको रिटर्न भी लो मिलता है। तो आपको सबसे पहले आपको रिस्क एपेटाइट भी देखना है आपका, कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, ओके। और ये रिस्क एपेटाइट जो है आप अपने एज के हिसाब से भी जो है यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो। यंग एज ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, जैसे जैसे रिटायरमेंट की एज आती है वहाँ पे आपको जो है रिस्क को थोड़ा कम करना चाहिए, बिकॉज अगर आप जितना ज़्यादा स्टेडी इनकम पे फोकस करेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। बट फिर इन दी एंड इट्स अप टू यू कि आपको किस तरीके से करना है, ओके। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, ये सारी चीज़ें। बॉन्ड्स, बॉन्ड्स एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी बॉन्ड्स जो है सब तरीके के हैं, हाई रिस्क वाले भी होते हैं, लो रिस्क वाले भी होते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है वो लो रिस्क में है, और जैसे कोई जंक बॉन्ड हो गया या फिर कोई बॉन्ड जिसके बारे में आप ऐसे कंपनीज के जिनके बारे में आपको नहीं पता वो बॉन्ड इशू कर रही है, तो वो जो है वो आप कह सकते हो वहाँ पे हाई रिस्क इन्वॉल्व है। तो बॉन्ड एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे लो रिस्क वाले भी हैं एंड लो हाई रिस्क वाले भी हैं। अभी यहाँ पे बॉन्ड होते क्या है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं, ओके। बहुत लोगों को जो है बॉन्ड का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। तो बॉन्ड एक सिंपल अगर कहे तो एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी या फिर गवर्नमेंट जो है यहाँ पे इशू करती है पब्लिक को, और उनके सामने यहाँ पे उनको इंटरेस्ट मिलता है। उसको फाइनेंशियल लैंग्वेज में हम कहते हैं कूपन, ओके। तो वो उसको फाइनेंशियल लैंग्वेज में हम कहते हैं कूपन। कूपन इज नथिंग बट इंटरेस्ट जो हमें वो मिलता है जो हमारे इंस्ट्रूमेंट पे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे। तो नॉर्मल अगर आप एफडी करोगे तो वहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा, वैसे बॉन्ड पे आपको कूपन मिलता है। अभी ये बॉन्ड जो है यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हो कि बॉन्ड कंपनीज की इशू करती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी को लोन चाहिए, ओके, और वो अगर बैंक में जाते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ओके, फॉर एग्जांपल बैंक में उसको 10% पर एनम के बेसिस पे उसको लोन मिल रहा है। बट अगर आप दूसरी साइड देखें, पब्लिक जो है अगर वो एफडी में निवेश करती है, इनको हार्डली 6% जो है, मैंने एकदम सुपीरियर ले लिया, प्राइवेट बैंक है और आप जो है यहाँ पे आप सीनियर सिटीजन कर रहे हो, लेट से आपको 6% का यहाँ पे एफडी का रेट है, तो ये हो गया 6%। तो यहाँ पे कंपनीज क्या करती है, कंपनी यहाँ पे एक बॉन्ड इशू करती है। कंपनी जो है यहाँ पे अगर बैंक को 10% पे करे और यहाँ पे अगर आप पब्लिक को देखो उनको 6% मिलता है, तो बॉन्ड में वो लोग बता देंगे कि वी विल गिव यू 8% पर एनम। तो यहाँ पे कंपनी को जो है उनका 2% सेव हो जाता है, और पब्लिक जो है उनको 2% यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो बॉन्ड के भी जो है काफ़ी सारे यहाँ पे टाइप्स है, और काफ़ी बड़ी जो है यहाँ पे आप कह सकते हो लिस्ट है बॉन्ड की। द लास्ट वन ओवर हियर लेट्स से कि रियल एस्टेट। अभी रियल एस्टेट जो है बहुत सारे लोग इसे पैसिव इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं, कि जहाँ पे अगर आप अपने अपना घर जो है रेंट पे दे दिया, तो यहाँ पे आपको एनुअल बेसिस पे, ओके, आपको एनुअल बेसिस पे क्या है, आपको रिटर्न मिलता रहेगा। मतलब लाइक आपको जो है डिपॉजिट भी मिलता है और रेंट भी मिलता है। अगर आपने अपना घर किराए पे दिया है तो आपको रेंट भी मिलता है। तो उसे जो है बहुत सारे लोग इसे पैसिव इन्वेस्टमेंट कंसिडर करते हैं कि जब तक वो है वहाँ पे आपको रेंट मिलता रहेगा। सो दिस इज व्हाट, दिस आर द 4 डिफरेंट टाइप्स। और भी 3 जो है हम यहाँ पे आके देखेंगे। सबसे पहला है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड जैसा कि मैंने कहा, म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे टाइप्स हैं। एक इक्विटी बेस्ड होता है, डेट बेस्ड होता है, हाइब्रिड होता है। इक्विटी मतलब जहाँ पे वो फोकस करते हैं इक्विटी पे, डेट मतलब वो फिक्स्ड इनकम वाले जो होते हैं वो डेट में फोकस करते हैं। एंड एक होता है हाइब्रिड जहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है इक्विटी एंड डेट का। म्यूचुअल फंड ऐसा भी कहा जाता है कि जब तक आप अपना पैसे जो है किसी के रिकमेंडेशंस पे अगर कुछ बाय कर रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करते हो और आप जो है किसी और के भरोसे पे हो, मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हो, तो उससे बेटर आपको अपना पैसा जो है यहाँ पे एक्सपर्ट्स को देना चाहिए। बिकॉज आप जिसके पास रिकमेंडेशंस ले रहे हो, आपको नहीं पता कि वो कितना सच हो सकता है, कितना रॉन्ग हो सकता है। बट म्यूचुअल फंड कंपनीज के जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपर्टाइज होते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं, तो उनको यहाँ पे जो है पैसा देना दैट वुड बी द बेटर।
उसके बाद आता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड अगर हम देखें तो एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे आपको एक इंटरेस्ट जो है कंपेयर टू यहाँ पे एफडी से आपको थोड़ा ज़्यादा मिलता है, बट यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जो है यहाँ पे ये बेटर है। और लास्ट है यूलिप। यूलिप इज समथिंग वेर यूनाइटेड लिंक इंश्योरेंस प्लान्स, कि जहाँ पे आपको दोनों का फायदा मिलता है, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। तो जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, आप पहले अपने रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए और उसके बाद निवेश कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, उसके बाद ही जो है आप निवेश कीजिए। ओके, सो अभी लास्ट हम यहाँ पे एक देखेंगे रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे एक है इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेक्यूलेशन। ओके, कोई मुझे बता सकता है कि इन्वेस्टमेंट तो हमने सभी ने देखा लिया कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बट स्पेक्यूलेशन क्या होता है? व्हाट इज अ स्पेक्यूलेशन? ओके, सो यहाँ पे ओके, सो आदिल जी कह रहे हैं कि इट्स अ शॉर्ट टर्म प्ले, इट्स काइंड ऑफ गैम्बलिंग। ओके, सट्टा जैसा। यस, एनीवन? यहाँ पे सिर्फ आदिल जी ही क्यों रिप्लाई दे रहे हैं? बाकी सब लोग अपने पॉइंट मेंशन कर सकते हो। मनीष जी, उज्जवल जी, अजय जी, मोहित जी, देवल जी। यस, कोई बता सकता है कि स्पेकुलेशन क्या होता है? व्हाट इज? यस, वेरी गुड उज्जवल जी। गैम्बलिंग, शॉर्ट टर्म प्ले। ओके। ओके, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्पेकुलेशंस की, तो स्पेकुलेशन कैसी चीज़ है? स्पेकुलेशन मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, सेविंग फॉर फ्यूचर। ओके, यहाँ पे आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो वो काफ़ी लंबे अवधि का होता है। अवधि मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो उसका जो टेन्योर है वो लेस मोर देन 1 ईयर है। ओके, मोर देन 1 ईयर होता है। और उसका जैसा कि मैंने बताया मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। अगर मैं स्पेकुलेशंस की बात करता हूँ, स्पेकुलेशन जनरली जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, लेस देन 1 ईयर। तो आप जो है अगर आप 15 मिनट के लिए करते हो, 6 महीने के लिए करते हो, 3 महीने के लिए करते हो, या फिर 1 साल से कम जो करते हो, उसे आप जो है स्पेकुलेशन कह सकते हो। अभी स्पेकुलेशन जो है इट्स लाइक अ सट्टा, इट्स लाइक अ गैम्बलिंग, इट्स लाइक जो है आप बिना कुछ सोचे समझे आप एंटर कर रहे हो। बिना कुछ सोचे समझे आप एंटर कर रहे हो। मतलब ये लोग जो होते हैं ना स्पेक्यूलेटर्स, जो स्पेक्यूलेट करते हैं उन्हें हम कहते हैं स्पेक्यूलेटर। तो ये जो स्पेक्यूलेटर जो होते हैं उनको ना ही किसी चीज़ का नॉलेज होता है, ना ही किसी तरीके का वो स्टडी करते हैं, ना ही किसी तरीके का बैक टेस्टिंग करते हैं, बस किसी और ने बताया इसलिए मैं यहाँ पे एंटर कर दिया। उसे भी हम स्पेकुलेशन कह सकते हैं। या उनको कोई चीज़ पता नहीं है फिर भी वो कूद जाते हैं उस पर, उसे हम स्पेकुलेशन कह सकते हैं। सो स्पेकुलेशन इज समथिंग वेयर यू शुड नॉट डू। तो यहाँ पे बहुत बार लोगों को आता है और समझता है कि स्पेकुलेशन और ट्रेडर जो है वो, उनको लगता है कि सेम होते हैं, मतलब स्पेकुलेटर्स भी ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडर्स भी ट्रेडिंग करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस है। द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन स्पेकुलेशन एंड ट्रेडर कि स्पेकुलेशन बिना सोचे समझे करते हैं, ट्रेडर सब समझ के करते हैं। मतलब उनको पता है उनका रिस्क कितना होगा, उनको पता है उनका रिटर्न कितना होगा, उनको पता है कि कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, उसके बाद वो एंट्री करते हैं। स्पेकुलेशन ऐसा नहीं, कोई सोशल मीडिया मैसेज, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैसेज आया बस एंटर कर दो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं स्पेकुलेटर्स। अगर मैं लेवल ऑफ रिस्क की बात करूँ, लेवल ऑफ रिस्क मतलब क्या कि यहाँ पे लेवल ऑफ रिस्क मॉडरेट होता है, स्पेकुलेशन में वो हाई होता है। लेवल ऑफ रिस्क की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप इस तरीके से सोच सकते हो। मान लीजिए कि आप फॉर एग्जांपल आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपका ओके, मान लीजिए कि आपको पॉइंट ए से
पॉइंट बी तक जाना है। ओके, आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। ओके, तो ये दोनों का जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 150 किलोमीटर है। इन दोनों का जो डिस्टेंस है दैट इज 150 किलोमीटर। ओके, और आप अपनी जो है गाड़ी चला रहे हो। ओके, आप अपनी गाड़ी चला रहे हो एंड आपको जो है, अगर आप अपनी गाड़ी 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलाएंगे तो क्या होगा, आप कह सकते हो कि आप अपने डेस्टिनेशन में 2 आवर पे पहुंचेंगे। बट आप एकदम सेफ साउंड सब अच्छी तरीके से पहुंच जाएंगे। बट अगर आप उसी जगह पे 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे चलाएंगे तो क्या होगा, आप अपने डेस्टिनेशन पे जो है 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, बट आपके जो चांसेस ऑफ अनसर्टेनिटीज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो क्या होता है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पे आप कह सकते हो कि इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन वर्क करते हैं। इन्वेस्टमेंट इज लाइक यू आर ड्राइविंग योर कार एट 75 किलोमीटर पर आवर एंड स्पेकुलेशन मीन्स आप अपनी गाड़ी को जो है 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे चला रहे हो। तो इन्वेस्टमेंट में आपको टाइम लगेगा आपके वेल्थ क्रिएट करने में, बट आप सेफ एंड साउंड पहुंचेंगे। बट अगर आप 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में गए तो या तो आप जल्दी पहुंचेंगे या तो फिर किसी अनसर्टेनिटी से आप उसे मिल सकते हैं। सो ऑलवेज फोकस कि जहाँ पे आपको जो है टाइम लीजिए, बट एकदम सेफ एंड साउंड अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखें और उसे ग्रो करने में हेल्प कीजिए। तो वो जो है आपको इन्वेस्टमेंट से काफ़ी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके, अभी थर्ड चीज अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ दैट इज नोन एज द इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा कॉशियस एंड कंजर्वेटिव होते हैं। मतलब अगर उनको 100 रुपए का भी खर्चा करना होगा वो 100 बार सोचेंगे। मतलब अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है तो वो सोचेंगे मेरा रिस्क कितना है, मेरा कोई यहाँ पे मुझे ये कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, ये कंपनी जो है मुझे अच्छा रिटर्न देगी कि नहीं, कितना टेन्योर रखना पड़ेगा, टैक्स बेनिफिट मिलेगा कि नहीं। तो 100 ऐसे सवाल आएंगे, उसके बाद वो निवेश करेंगे। बट स्पेक्यूलेटर का क्या, स्पेक्यूलेटर बस सोचता है कि हाँ ठीक है, मैं रिस्क लेने को रेडी हूँ अगर मुझे रिटर्न दिखता है तो। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आप सभी लोगों से पूछता हूँ कि मुझे एक नई प्रॉपर्टी लेनी है, ओके, या फिर हम सभी लोगों को यहाँ पे अपनी एक नई प्रॉपर्टी लेनी है जो एक अच्छे एरिया में है, तो आपको क्या लगता है कि जो है अगर आप कुछ प्रॉपर्टी लेना चाहते हो या फिर कोई फ्लैट लेना चाहते हो, आप कौन सी ऐसी चीज़ें देखेंगे, फिर आप डिसाइड करेंगे कि नहीं ये प्रॉपर्टी मैं खरीदूंगा या फिर ये प्रॉपर्टी मैं नहीं खरीदना चाहता। कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं? सबसे पहला उज्जवल जी ने यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया है दैट इज लोकेशन एक्सीलेंट। आदिल जी कह रहे हैं टाइटल टाइटल क्लियरेंस, करेक्ट? करेक्ट आदिल जी, आप टाइटल क्लियरेंस की बात कर रहे हो, राइट? बस लोकेशन एंड टाइटल, और क्या क्या आप चीज़ें देखेंगे अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हो तो? यस, यहाँ पे उज्जवल जी ने और एक पॉइंट मेंशन किया है कि वो फ्यूचर में उसका दाम बढ़ेगा कि नहीं। यस करेक्ट, मनीष जी एंड उज्जवल जी एंड मनीष जी ने एक ही पॉइंट मेंशन किया, फ्यूचर प्राइस में इंक्रीज होगा कि नहीं। वैल्यू जो है वो यहाँ पे देखेंगे कि उसकी वैल्यू क्या है। फिर आप इसके अलावा देखेंगे कि आपको एमिनिटीज़ क्या प्रोवाइड की जा रही है, वो जो और बने, हाँ फैसिलिटीज़ आप कह सकते हो एक्सीलेंट, वेरी गुड उज्जवल जी। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो जो आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो उसके नियर बाय में आपको कौन सी सुविधाएं अवेलेबल हैं। जैसे कि आपको हॉस्पिटल, स्कूल, ये सारी चीज़ें जो है आप देखेंगे तो मतलब बहुत सारी चीज़ें सोचेंगे फिर आप लेंगे, करेक्ट? सो वैसा ही वो अगर आप बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसी जगह जब भी आप छोटा इन्वेस्टमेंट भी करते हो, क्वालिटी ऑफ प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन, यस एग्जैक्टली, वेरी गुड मनीष जी। तो उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है वो भी आपको देखनी चाहिए। अगर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी होगी फिर ही आपको बाय करना। अगर आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एकदम अच्छी नहीं है तो वो हो सकता है कि कोलैप्स हो जाए, वो प्रॉपर्टी जो है या वो फ्लैट है वो कोलैप्स हो जाए। तो इससे बेटर पहले सभी चीज़ों का आप सोचते हो फिर आप एंटर करते हो। तो वही चीज़ जब भी आप कोई शेयर्स या कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो आप पहले देखिए कि वो डिलीवर क्या कर रहा है। अगर आप सब तरीके से सेटिस्फाइड है फिर आप आगे बढ़िए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरे को इतना सेटिस्फाइड नहीं लग रहा है कोई भी एक पॉइंट पे,
तो उसके बाद जो है फिर आपको कुछ और ऑल्टरनेटिव्स जो है ढूंढने चाहिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया लॉयल्टी ऑफ द सेलर, सेलर की जो है वो लॉयल्टी देखेंगे। यस, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा मतलब कौन सा बिल्डर है, तो अगर कोई बड़ा नामचीन होगा तो आप उस पर जो है ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, तो ऑलवेज फोकस की है क्या। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया कैसा है यहाँ पे, बेस्ड ऑन फंडामेंटल एंड बेसिक फैक्टर्स, मतलब कंपनी का जो है फंडामेंटल एंड फैक्टर्स जो है उसके देखने के बाद ही आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो। जैसे कि कंपनी कौन है, प्रमोटर कौन है, मैनेजमेंट क्या है, उनके प्रोडक्ट्स तो हो गए, और फिर उसके बाद आप कह लेंगे उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या शो कर रहे हैं, उनका ग्रोथ क्या है, इनोवेशन पे कितना फोकस कर रहे हैं, इनके फ्यूचर प्लान्स क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका मिशन क्या है, उनके प्रोडक्ट्स जो है रेंज कौन सी है, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंस अवेलेबल है। अगर ये सारी चीज़ों को जब आप कंबाइन करेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये कंपनी जो है फंडामेंटली कैसी है। बट स्पेकुलेटर्स क्या होता है, वो बस टेक्निकल चार्ट मतलब ऐसे नहीं कि वो कुछ एनालाइज कर रहे हो, वो तो बस ऐसे ही ओपन मार्केट में आएंगे, चार्ट ओपन करेंगे, अच्छा आज मार्केट ऐसा है, या फिर उनको ऐसा अपना खुद का ओपिनियन लगता है, उनका खुद का इंट्यूशन कहता है कि आज मार्केट गिरेगा। ओके, उनको मार्केट मतलब चार्ट में कुछ नहीं दिख रहा है, बट उनको ऐसा लग रहा है कि आज मार्केट गिरेगा, और वो उस तरीके से एक्शंस लेते हैं, विच इज़ टोटली रॉन्ग। आपको पहले मार्केट को रिस्पेक्ट करना चाहिए, मार्केट जिस तरीके से बिहेव कर रहा है वो आपको जो है यहाँ पे पता होना चाहिए, फिर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज चांसेस है कि आपको जो है मार्केट पनिश कर सकते हैं। ओके, और मार्केट की साइकोलॉजी जो है वो देखते हैं, सब लोग को लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, बट ये चीज़ आपको लगता है, ये मार्केट कह रहा है बट आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा होगा। मार्केट को ट्रेंड के साथ जो है फॉलो कीजिए। फिर एग्जांपल्स अगर मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट में, तो वो है स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सारी चीज़ें जहाँ पे बहुत सारी स्टडीज़ की जाती है, फिर ही आप एक सही डिसीजन ले सकते हैं। बट स्पेकुलेटर की बात करें तो ऑप्शन, फॉरेन करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज, ये सारी चीज़ें। तो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ये हमने अभी तक देखा इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन। सभी को क्लियर है यहाँ तक, किसी को कुछ भी डाउट है? इफ एवरीबडी इज क्लियर यू कैन मेंशन क्लियर, और अगर आपको कोई भी डाउट होगा प्लीज आस्क योर डाउट। ओके, तो सभी को अगर क्लियर है तो एक हम सभी लोग एक एक्टिविटी करेंगे, काफ़ी मज़ेदार एक्टिविटी होगी, और उस पर आपको पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट को अगर हम लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो यहाँ पे आपको फ़ायदा क्या होगा। ओके, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यहाँ पे जो है हम यहाँ पे जाएंगे screener.in। ओके, तो मैं आप सभी के साथ ये वेबसाइट की लिंक शेयर कर देता हूँ, जिनको अगर कभी फ्यूचर रेफरेंस में ज़रूरत पड़ी तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो मैंने आप सभी के साथ चैट बॉक्स में शेयर कर दी है, यू कैन जस्ट चेक इन द चैट बॉक्स। ओके, तो एक हम कंपनी लेंगे, लेट्स से मैं यहाँ पे कंपनी लेता हूँ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। ब्रिटानिया काफ़ी फेमस है अपने एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के लिए, तो ये ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज है। ओके, सो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है कि 100 साल हो गए कंपनी को, और उनका रेवेन्यू जो है 9,000 करोड़ को एक्सिड कर दिया है। ये सारे इनको आप ये सारे आपको डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। तो हमें क्या करना है ये आज के सेशन में, अभी हमें यहाँ पे जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का। मतलब कंपनी ने यहाँ पे कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, वो सब हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो है आपको डेटा है सिंस मार्च 2010 टू मार्च 2021, अप्रॉक्सीमेटली 11 साल का डेटा जो है आपके स्क्रीन के सामने है। अभी आपको क्या करना है, आपको इस चीज़ को एनालाइज करना है कि कंपनी का सेल्स कितना हुआ। अगर सेल्स माइनस एक्सपेंसेस करेंगे यू विल गेट एबिटा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, या फिर अदर इनकम, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्सेशन, नेट प्रॉफिट। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको देखनी है। लास्ट 11 ईयर्स का देखना है, आप वो देख सकते हो, लास्ट 3 साल का, 5 साल का, जो भी आप डिटेल्स जो है यहाँ पे आपको एनालाइज करना है। ओके, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एनालाइज करना है, और आपकी जो भी ऑब्जर्वेशन है वो आपको मेंशन करनी है। सो राइट नाउ इट इज 236, हम सॉरी 237, हम 241, ओके, या तो हम 241 को जो है यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सभी लोग इसको अच्छे से एनालाइज कीजिए, और उसके बाद आपकी जो भी ऑब्जर्वेशन है मेंशन इन द चैट बॉक्स।
आपको कोई भी जो है ऑब्जर्वेशन दिख रहा है, आप डायरेक्टली चैट बॉक्स में भी मेंशन करना स्टार्ट कर सकते हो. सो वी कैन जस्ट कलेक्ट ऑल द पॉइंट्स एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस ऑन इट. एवरीवन वन अभी भी 1 मिनट है. आप सभी लोग जो है अपने पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो साइमल्टेनियसली इन द चैट बॉक्स. क्या एनालाइज करें तो ये यहाँ पे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को अगर हम देखें तो सेल्स जो है कंपनी का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छी तरीके से बढ़ा है. सो इन 2010 द कंपनी सेल्स वॉज 3,773 करोड़, जो अभी आफ्टर 10 ईयर्स बन चुका है 13,136 करोड़. तो आप कह सकते हैं ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे ग्रोथ हुआ 4 टाइम्स, विच इज़ 400% जो है यहाँ पे 300 से 400% जो है यहाँ पे इसका इम्प्रूवमेंट हुआ है. अगर किसी भी कंपनी का जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का भी ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो ये काफ़ी अच्छी बात है. कंपनी अपने ऑपरेशन लेवल पे काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती जा रही है. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी का हर साल बढ़ रहा है. इट वाज इन 156 करोड़ इन 2010, जो 2011 में हो गया 2,509 करोड़. तो आप सोच सकते हो काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो है मोर देन 13% जो है यहाँ पे कंपनी ने जो है आप कह सकते हो रिटर्न दिया है. अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी जो है आप देख सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली 24 से 25 गुना जो है यहाँ पे ये कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है लास्ट 11 साल में बढ़ा है. तो ये जो है अगर आप देखोगे इस इंफॉर्मेशन को, कंपनी ने यहाँ पे कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया. ओके, तो मैंने आपको क्या कहा था कि अगर किसी स्टॉक को अगर आप देखते हो और वो लॉन्ग टर्म में अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लॉन्ग टर्म में अगर जो है कंपनी अगर आपने कोई इन्वेस्ट करके रखा है और वो अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उससे क्या होगा कि आपको जो है उसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा. ये हो गया कंपनी का परफॉर्मेंस. इसके बाद अगर आप डिविडेंड देखें तो डिविडेंड भी जो है यहाँ पे कंपनी ने अच्छा ही दिया है. प्लस कंपाउंड सेल्स ग्रोथ भी है कंपनी का ठीक अच्छा है. प्रॉफिट ग्रोथ भी अगर आप देखोगे लास्ट 1 ईयर का तो ठीक है, बट ओवरऑल अगर आप देखें लास्ट 5 ईयर्स का, 3 ईयर्स का, इट इज स्टिल गुड. स्टॉक प्राइस का CAGR भी आप देख सकते हो, रिटर्न ऑन इक्विटी भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे परफॉर्म किया है. बट अगर इस चीज़ को मैं अगर आपको चार्ट पे दिखाऊँ, चार्ट पे ये स्टॉक का क्या हुआ, लेट्स से 1 अप्रैल 2010, बिकॉज हमारे पास 2010 का डेटा है. तो यहाँ पे जो है आप कह सकते हो प्राइस था 160 रुपीज़. तो आप सभी लोग देख सकते हो कि यहाँ पे 1 अप्रैल को प्राइस कितना था, 160 रुपीज़, जो अभी कितना चल रहा है यहाँ पे 4,061. तो एज अ स्टॉक प्राइस वाइज जो है आपको देख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ देखने मिला है. तो जब भी कोई कंपनी अगर लंबे टाइम पर आप इन्वेस्टमेंट करते हो वहाँ पे अच्छी कंपनी में, तो आपको डेफिनेटली जो है आप अपने लिए जो है वेल्थ क्रिएट कर सकते हो. तो सबको क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, चले तो अभी हम और एक कंपनी यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने पॉइंट मेंशन कीजिए. अभी सिर्फ मनीष जी ने यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया, मैं चाहता हूँ उज्ज्वल जी, आदिल जी एंड लाइक अजय जी, सभी लोग जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज़ इंटरैक्टिव, जो भी यहाँ पे आपको दिखाई देता है, जो भी ऑब्जर्वेशन आपको पता चलता है, प्लीज़ मेंशन इन द चैट बॉक्स. अभी नेक्स्ट कंपनी है दैट इज वेंकीस इंडिया. तो एक पोल्ट्री फार्म है. तो ये इसका यहाँ पे आप देख सकते हो. अभी आपको क्या करना है, सेम एक्टिविटी वी विल डू फॉर द दिस कंपनी, और ये लास्ट कंपनी होगी, उसके बाद हम अपने जो प्रेजेंटेशन है उसके साथ कंटिन्यू करेंगे. बट यहाँ पे आपको एक जो है एक नई सीख मिलेगी अबाउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंपनी. सो दैट इज वाई आई हैव सिलेक्टेड दिस कंपनी. तो आप सभी को जो है लाइक राइट नाउ इट इज 245, और आपको जो है 248 249 तक जो है आपके जो भी आपके पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग दिस कंपनी, आप आपके पॉइंट्स जो है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. सो एट 249 वी विल डिस्कस अबाउट द एनालिसिस. ओके, और बीच में अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन आपको पता चलता है जस्ट मेंशन इन द चैट बॉक्स. From Adil ji and second point from Manish ji. Yes, everyone, please mention your point. So about this company, if I want to mention about it's a profit and loss statement of Vanke's India.
सो इफ़ यू लुक एट द, अगर आप इस कंपनी के जो है अगर आप सेल्स को देखते हो, सेल्स जो है वो हर साल बढ़ा है। कंपनी का सेल्स जो है एक ही ईयर छोटी तरीके एक अगर आप देखोगे काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है सेल्स के मामले में। यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप आउट हुआ था बट इट इज़ ओके, ये इतना बड़ा ड्रॉप नहीं है। अगर आप एक्सपेंसेस को भी देखोगे तो कंपनी का एक्सपेंसेस जो है काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आप उसका ऑपरेटिंग लेवल पे देखोगे, कंपनी कभी कभार बहुत एफिशिएंट वर्क कर रही है, कभी कभार जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कभी कभार एकदम बेकार परफॉर्मेंस कर रही है। तो दोनों मिक्सचर है यहाँ पे। यहाँ पे जो है कंपनी का 2020 में रेवेन्यू से ज़्यादा एक्सपेंसेस हुआ, तो इसके रीज़न से यहाँ पे नेगेटिव में आ गया। अगर आप देखोगे मार्च 21 में ये 389 करोड़ हो गया, तो बट स्टिल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से रिकवरी हुई है। अब अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, अगर बाकी के जो भी फैक्टर्स है जैसे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें, तो आप कह सकते हो नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे इतना है, लाइक फॉर एग्जांपल 54, 73, 41, फिर 25, और आप कह सकते हो 34, 19, 38। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंपनी का सडनली नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, सडनली यहाँ पे कम हो रहा है। ये साल जैसे कि मनीष जी ने यहाँ पे कहा कि इसका जो है कोरोना के इफेक्ट से जो है यहाँ पे कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुआ था। तो ये कोरोना के रीजन से ही हुआ था, बट स्टिल अगर हम देखें तो कंपनी लास्ट 3 से 5 साल में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट बना रखा है। और बाकी यहाँ पे जो पॉइंट आए थे आदिल जी, सेल्स रेगुलर ग्रोथ बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज डिक्लाइंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आल्सो डिक्लाइंस। तो ये इनिशियल में ये कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था 10 साल पहले, बट फिर जैसे जैसे यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करने लगा तो अभी लास्ट 3-5 साल में थोड़ी सी ये कंपनी स्टेबल हुई है। तो अगर आप देखोगे कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, तो यहाँ पे ये आपको दिखाई देगा। यहाँ पे प्रॉफिट अगर आप देखिए कंपाउंड प्रॉफिट इट 757%। तो यहाँ पे आप देखोगे दिस इज फॉर 26%। और यहाँ पे आपको प्राइस का जो CAGR है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया प्राइस, ओके। और लास्ट ईयर के कंपेयर में इट्स 28% रिटर्न ऑन इक्विटी। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, मैं कोई रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा फॉर दिस 2 स्टॉक्स। ये हम देख रहे हैं कि जब भी कोई आप इन्वेस्टमेंट करते हो लंबे टाइम के लिए, तो यहाँ पे आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो 2010 के यहाँ पे आप कह सकते हो स्टॉक का प्राइस जो था वो आप कह सकते हो यहाँ पे था विच वॉज 235 रुपीज़। कितना था? 235 रुपीज़। और नाउ 236 रुपये पकड़ लेते हैं, 236 रुपया था, जो अभी के एंड में प्राइस है 2903 रुपीज़। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। एंड आप कह सकते हो कि कंपनी, अगर जब भी कोई कंपनी का यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कंपनी का जो है बीच में जब परफॉर्मेंस अच्छा होने लगा उसका स्टॉक प्राइस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा था, 3000-4000 तक जाके आया था वो, अप्रोक्सीमेटली 4385 तक गया था। बट फिर 2020 में जब गिरा तो इसने लो बनाया अप्रोक्सीमेटली 685 का, और अभी वापस एक साल में वो 685 का हो गया 3000 रुपये। सो इस तरीके से यहाँ पे आप स्टॉक को देख सकते हो। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक? तो जब भी आप कोई देखते हो कंपनी अगर लॉन्ग टर्म में, तो आपको जो है अच्छी कंपनीज आपको जो है काफ़ी अच्छा जो है रेवेन्यू या फिर इनकम जनरेट करके दे सकती है। ओके, वेरी गुड। सो अभी इसके बाद हम यहाँ पे लास्ट चीज़ समझेंगे, सॉरी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो समझेंगे दैट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग। ओके, अभी हम यहाँ पे समझने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू वैल्यू इन्वेस्टिंग। टर्मिनोलॉजी, ओके ओके, कौन सा टर्मिनोलॉजी मैं बताऊँ आपको? CAGR दैट इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो ये जो है एक ऐसा होता है जहाँ पे आपको ये पता चलता है कि कंपनी जो है ओवरऑल 5 साल में कैसा परफॉर्म किया है या 10 साल में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। तो वो एक नंबर से, तो लास्ट 10 साल का अगर हम कंपाउंडेड बेसिस पे देखें तो कंपनी ने 27% का ग्रोथ किया है, और लास्ट 1 ईयर के बेसिस पे देखें तो 98% का। तो कल जो है हमने वेडनेसडे के सेशन में वही देखा, यहाँ पे हमने CAGR के बारे में बात किया था। OPM का मतलब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, दैट इज EBITDA मार्जिन। EPS का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, जो PE रेशियो में हमने कल देखा दैट इज अर्निंग पर शेयर।
मतलब अगर आपको पर शेयर कितना अर्निंग हो रहा है, दैट इज जो है दैट इज अर्निंग पर शेयर, एंड ओपीएम परसेंटेज दैट इज नथिंग बट द, आप कह सकते हो एबिटा मार्जिन परसेंटेज, जो हमने कल के सेशन में देखा था वो। ओके, सो और किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अभी हम बात करेंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग। अभी हम क्या बात करने वाले हैं? वैल्यू इन्वेस्टिंग। अभी वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है वो देख लेते हैं। सो वैल्यू इन्वेस्टिंग इज अ डिराइविंग द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ कॉमन स्टॉक इंडिपेंडेंट ऑफ इट मार्केट प्राइस by using companies factors such as assets, earning, and dividend payout. The intrinsic value of a stock can be found and compared to its market value. अभी ये जो आप कह सकते हो यहाँ पे जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो, या फिर आप कह सकते हो ये जो अप्रोच है वैल्यू इन्वेस्टिंग, इसके जो फाउंडर है या फिर इसके जो फादर है दैट इज बेंजामिन ग्राम। तो बेंजामिन ग्राम ने क्या किया था, इसकी शुरुआत की थी। मतलब ये मॉडल जो है या फिर एक जो अप्रोच है वैल्यू इन्वेस्टिंग का, ये डेवलप किया था बेंजामिन ग्राम ने। तो इनका फोकस क्या रहता था? उनका फोकस ये रहता था कि किसी भी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू ढूंढना। इनका फोकस क्या था? किसी भी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू ढूंढना। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या? इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है उसका सही दाम क्या होना चाहिए। ओके, सो इसको एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि आप मार्केट में जा रहे हो, ओके, आपको एप्पल परचेस करना है, फ्रूट। ओके, आपको पता है कि इसका प्राइस जो है 160 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपको मिलना चाहिए। ओके, 160 रुपया जो है उसका रीजनेबल प्राइस है, उसका सही प्राइस 160 रुपये है। बट अगर आप जा रहे हो मार्केट में, आपने किसी वेंडर को पूछा कि किसी जो बेचने वाला है उसको पूछा कि मेरे को एप्पल चाहिए, तो उसने आपको बताया कि अगर आपको ये एप्पल चाहिए मैं इसके लिए आपको 200 रुपया चार्ज करूँगा। अगर कोई, आपको पता है मार्केट का रेट 150 रुपया है, 160 रुपीज़, और वो 200 रुपया चार्ज कर रहे हैं, तो आप देखने लगे कि ऐसा एप्पल में है क्या कि वो 40 रुपये यहाँ पे ज़्यादा प्राइस कर रहे हैं। तो आपने देखा उसका क्वालिटी देखा, उसका कलर देखा, सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, और आपको पता लगा कि नहीं ऐसा तो कुछ है नहीं, तो इसको 40 रुपया जो है यहाँ पे वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा था। तो इस सिनारियो में आप क्या सोचेंगे? आप 200 रुपये दे देंगे या फिर आप किसी और वेंडर के पास जाएंगे? आपको पता है एप्पल की वैल्यू 160 रुपीज़ पर किलो ग्राम है, बट वेंडर जो सामने वाला विक्रेता जो है वो आपसे 200 रुपया मांग रहा है, आप देंगे? तो इस सिनारियो में आप क्या सोचेंगे? आप 200 रुपये दे देंगे या फिर आप किसी और वेंडर के पास जाएंगे? आपको पता है एप्पल की वैल्यू 160 रुपीज़ पर किलो ग्राम है, बट वेंडर जो सामने वाला विक्रेता जो है वो आपसे 200 रुपया मांग रहा है, आप देंगे या फिर नहीं देंगे? क्या लगता है आपको? यस, एग्जैक्टली, आदिल जी ने सही कहा कि हम जो है किसी और के पास जाएंगे और देखेंगे। और ये इंडियन हमारी जो मेंटालिटी ऐसी है, अगर हम किसी के पास से सीधा नहीं खरीद लेते, हम पहले बार्गेनिंग करते हैं या फिर किसी और जगह पे हम प्राइस पूछते हैं और उसके बाद हम खरीदते हैं। अभी हमने क्या किया, वो वेंडर ने बोल दिया और हम जैसा कि जो है हमने क्या किया, फिर दूसरे वेंडर के पास गए। जैसा कि आदिल जी ने कहा कि हम दूसरे के पास जाएंगे, सेम हमने भी वैसा ही किया। हमने फिर जो है दूसरे वेंडर को पूछा, वो बोला कि एप्पल का प्राइस जो है मैं आपसे 140 रुपये में मैं आपको दूंगा। आप शॉक हो गए, आपको लगा कि ये 140 क्यों चार्ज कर रहा है, 160 रुपये होना चाहिए, बट वो आपको जो है एक डिस्काउंट प्राइस में दे रहा था। तो आप देखने लगे कि इसकी क्वालिटी कोई बेकार तो नहीं है, कि वो सब आप देखने लगे, और आपको देखा तो आपको लग रहा था नहीं सब बराबर है। तो वो 140 रुपीज़ में आप बाय करना पसंद करेंगे उस टाइम पे? क्वालिटी वाइज सब तरीके से सब अच्छा है, क्या आप उस टाइम पे बाय करना पसंद करेंगे या फिर नहीं करेंगे? यस, यू विल डू। क्यों? बिकॉज आपको मार्केट से कम दाम में जो है मिल रहा है। अगर आप मान लीजिए सेलर हो उस टाइम पे, अगर आपको कोई चीज़ मार्केट में 160 में है, आपने 140 में खरीद ली, फिर आप मार्केट में 160 में बेचोगे, आपको फ़ायदा है।
सो यही एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब उस वो जो स्टॉक है या वो जो सिक्योरिटी है उसका रियल प्राइस क्या होना चाहिए। तो उसके लिए जो है फिर बहुत सारे मेथड्स हैं जो बेंजामिन ग्राहम ने अपने बुक में मेंशन किया है। तो वो बुक का नाम भी जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ओके, तो वो बुक का भी जो नाम है मैं आपके साथ शेयर करूँगा एंड वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। सो चलिए अभी हम देखते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग है क्या। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग इट्स ऑल अबाउट इंट्रिंसिक वैल्यू। कोई भी स्टॉक जो है यहाँ पे विजिबल अंडर वैल्यूड जिसका विजिबल बेनिफिट स्मॉल होता है या फिर ओवर वैल्यूड जिसका विजिबल बेनिफिट ज़्यादा होता है। तो अभी एक चीज़ जो है यहाँ पे मैं आपके साथ बताता हूँ एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये चीज़ हमने कल पी रेशियो में भी बात की थी, सेम चीज़ जो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बट इसका जो हमने इसको देखने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। ओके, एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड, जिसका मार्केट प्राइस पर शेयर है, जो उसका करंट मार्केट प्राइस है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो 150 रुपीज़ है। वो कितना है 150 रुपीज़ अभी यहाँ पे ट्रेड चल रहा है। ओके, आपको यहाँ पे उस कंपनी का जो है लेट फॉर एग्जांपल एक रेशियो होता है जिससे हमें पता चलता है कि वो अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड। तो उसके लिए हमने यहाँ पे पी रेशियो को देखा। ओके, पी रेशियो के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। Okay, so earning per share, like Manish, now I will again one more time elaborate. So if you have doubt regarding some earning per share, you can ask your doubt in that. Okay, earning per share होता क्या है बेसिकली। अर्निंग पर शेयर में आपको दो रिक्वायरमेंट होती है, कंपनी का टोटल इनकम और जिसे आप कह सकते हो नेट इनकम, मतलब टैक्स सब कट करने के बाद कितना प्रॉफिट है कंपनी के पास वो आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसको आपको डिवाइड करना है टोटल शेयर्स के साथ। इसके साथ टोटल शेयर्स के साथ इसको आपको क्या करना है, फिर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। तो मान लीजिए कंपनी का नेट इनकम जो है 100 करोड़ रुपए। ओके, कंपनी का नेट इनकम है 100 करोड़ रुपए और यहाँ पे आपको जो है कंपनी के जो टोटल शेयर्स जो है, ओके, टोटल जो शेयर्स है वो आप कह सकते हो 25 करोड़ है। वो कितना है, वो है 25 करोड़। तो यहाँ पे इसका जो अर्निंग पर शेयर होगा दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 25। तो ये कितना होगा 4 करोड़, सॉरी 4 होगा, 100 करोड़ करोड़ कट हो जाएंगे। तो इसका अर्निंग पर शेयर कितना होगा, अर्निंग पर शेयर मतलब 4 रुपये, मतलब प्रति शेयर मुझे 4 रुपये का फायदा हो रहा है। ओके, अभी मेरे पास अर्निंग पर शेयर आ गया और मेरे पास यहाँ पे आप कह सकते हो करंट मार्केट प्राइस भी है। अभी मान लीजिए कि इसका करंट मार्केट प्राइस जो है वो 150 है, जो मैंने ऊपर आपको मेंशन किया, और अर्निंग पर शेयर 4 रुपये है। अब ये 4 रुपये जो है यहाँ पे आप कह सकते हो ये जो होगा आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली ये अप्रोक्सीमेटली 4 आप कह सकते हो ये कुछ इतना होगा। पी रेशियो 37.5, ये 37.5 टाइम्स। ओके, अभी मुझे इसका चेक करना है कि ये कंपनी अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके जो कंपटीटर्स है उसके साथ कंपेयर करूँगा। अभी ये एबीसी लिमिटेड को जो है मैं बाकी कंपनीज के साथ कंपेयर करूँगा, लेट से एक्स कंपनी, वाई कंपनी और जेड कंपनी। तो ऐसे 3 कंपनीज मैंने यहाँ पे लिए। एबीसी का जो है दैट इज 37.5 और एक्स का जो है वो अप्रॉक्सीमेटली लेट से 29 है, वाई का जो है वो 32 है और जो जेड का है दैट इज 47। अभी आप सभी लोग मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब से ये जो 27.5 है, 27.5 कंपेयर टू दिस प्राइजेस ज़्यादा है कि कम है। अगर मैं 27.5 कहता हूँ तो इसकी वैल्यू बाकी की वैल्यू से ज़्यादा है या कम है।
सही बताया आपने। ये करेक्ट, मनीष जी एंड आदिल जी। तो आप सभी ने जो है यहाँ पे इसका मतलब ये एबीसी का कम है, बाकी के ये सब बाकी सब ज़्यादा है। करेक्ट मनीष जी? एबीसी का सबसे कम है कंपेयर टू एक्स वाई और जी। सो यहाँ पे जो है इस ऐसे रेशियोज में इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं अंडर वैल्यूड कंपनी। हम इसे क्या कहते हैं, अंडर वैल्यूड कंपनी। और एक होता है ओवर वैल्यूड कंपनी, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। अभी अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड, तो अभी हमें पता चला, मान लीजिए कंपनी अंडर वैल्यूड है, क्यों? बिकॉज इसका कंपेयर टू पी रेशियो बाकी के कंपेयर में कम है, तो ये अंडर वैल्यूड कंपनी है। अभी ये अंडर वैल्यूड कंपनी है तो इसके दो मतलब है। या तो कंपनी चीप है, मतलब बहुत सस्ते प्राइस में मिल रही है, या तो अच्छी कंपनी सस्ते प्राइस में मिल रही है, या तो फिर आप कह सकते हो ये काफी इन्वेस्टर्स आर नॉट बुलिश अबाउट द कंपनी। ओके, तो इसका ये मतलब होता है। और ओवर वैल्यूड की बात करें, ओवर वैल्यूड या तो एक्सपेंसिव होता है, या तो फिर इन्वेस्टर्स आर बुलिश अबाउट द कंपनी। ओके, ये दो मतलब होते हैं। अभी मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है, तो ये सस्ती कंपनी मिल रही है मुझे, कि इन्वेस्टर काफ़ी बुलिश नहीं है उस कंपनी के बारे में। ईपीएस 4, नॉट 400, इट इज़ 4। प्रति शेयर आपको 4 रुपये मिल रहा है ऐसा। तो अभी ये यहाँ तक हो गया। अभी अगर कोई कंपनी आप कह सकते हो चीप है, इसका मतलब क्या होता है कि इसके बाद आपको इस तरीके से इस पे देखना है कि इसका कंपनी का परफॉर्मेंस देखना है और उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखना है। कंपनी का परफॉर्मेंस, इट्स लाइक कंपनी इनोवेटिव है कि नहीं है, कंपनी के मैनेजमेंट का कुछ सब बरोबर चल रहा है कि नहीं चल रहा, कंपनी जो है फ्यूचरिस्टिक है कि नहीं है, कंपनी जिस इंडस्ट्री में बिलोंग करती है वो कैसे इंडस्ट्री है, ये सारी चीज़ें। ओके, तो और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब उसका कंपनी का इनकम स्टेटमेंट जो है वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, वो सारे होते हैं आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अभी मान लीजिए कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छा है, कंपनी अंडर वैल्यूड कंपनी है और कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छा है, तो ये एक अच्छी कंपनी है। ओके, बट डोंट डायरेक्टली जंप इन टू इट। इसके लिए आपको उस कंपनी के बारे में पूरा थरो नॉलेज होना चाहिए, फिर ही आप जो है एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। सेकेंड सिनारियो इस तरीके से, मान लीजिए कंपनी का जो है अंडर वैल्यूड कंपनी है, कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं है, कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं है, मतलब इन्वेस्टर्स आर नॉट बुलिश अबाउट द कंपनी, इवन दो द कंपनी अंडर वैल्यूड, इट डजंट मीन कोई अच्छी कंपनी ढूंढी है। उसी जगह पे मान लीजिए कि कंपनी जो है यहाँ पे ओवर वैल्यूड कंपनी। ओके, ये जो हमने पहले अंडर वैल्यूड सोचा था, इसको अभी हम ओवर वैल्यूड बना देते हैं। मान लीजिए कि ये जो है, मान लीजिए कि ये इसका रेशियो जो है वो 27.5 नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली 50। ये कितना है, ये 50 है। अभी कंपेयर टू अदर्स ये सबसे ज़्यादा है, ये मान लेते हैं कि ये ओवर वैल्यूड कंपनी है। इस सिनारियो में अगर मान लीजिए इसका कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं है, सॉरी, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं है, बट कंपनी का जो है पी रेशियो बहुत हाई है, इसका मतलब क्या होगा कि कंपनी एक्सपेंसिव है। और अगर मान लीजिए कि कंपनी जो है ओवर वैल्यूड है और कंपनी का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, तो ये क्या है, इन्वेस्टर्स आर बुलिश अबाउट द कंपनी। तो जब भी आप कोई कंपनी को देखते हो, यहाँ पे आप इन दोनों फैक्टर्स पे देखें। 100 / 250, no it's 25, and 4/100 come to 400। नहीं, ये परसेंटेज में 100 / 25 इट विल, ओके ओके ओके, समझ गया मैं आपकी बात। इट वुड बी लाइक 400, यस 400% हुआ ये, करेक्ट 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 करेक्ट। सो मेक इट, इट इज़ लाइक 2.5। तो यहाँ पे जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, यस करेक्ट, आपने पॉइंट मेंशन किया आदिल जी। इट इज़ जो है आप कह सकते हो इसका, इट वुड बी 400। मतलब इसका जो है वो 100, आप, मैं समझ गया, आप कह रहे हो 100 करोड़ / 25 करोड़, सो यू विल गेट द आंसर ऑफ 4, यस। मेक इट जस्ट 25 lakhs और 2.5 crores, or maybe you can say 25 lakh shares are there, so it would be 4%. Make it just 25 lakh shares.
यस, इट इज़ 25 lakhs। थैंक यू आदिल जी। सो ये जो है आपका 4% का रिटर्न हुआ, करेक्ट? नाउ इट इज़ करेक्ट। ओके, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, आई विल शो इट। सो ये इसको जो है यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि ये जो है अप्रॉक्सीमेटली इसके यहाँ पे इसको मैं बढ़ा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये जो है अप्रॉक्सीमेटली 2500 करोड़ है, ये अप्रॉक्सीमेटली 2500 करोड़ जितने कंपनी के शेयर्स हैं। हाँ, 2500 करोड़ के कंपनी के शेयर्स है, मेक इट 2500, सॉरी, इट्स ओके नाउ। यस, सो इट वुड बी मेक इट 2500 करोड़। ओके, सो ये क्या होगा, इसका यहाँ पे कर सकते हो कि 2500 करोड़ शेयर्स है, तो ये कंपनी का जो है अर्निंग पर शेयर क्या होगा, 4 होगा। नाउ इट इज करेक्ट, राइट? सॉरी, इट वाज माय बैड। सो अगर इसका अर्निंग पर शेयर जो है वो 4 होगा। यहाँ पे क्या होगा, तो आपको ये पता चल रहा है कि अर्निंग पर शेयर यहाँ पे हो गया, और इसके बाद आप कह सकते हो कि इसका 37.5 टाइम्स है। अभी मान लीजिए कि इसका 37.5 की जगह, सॉरी 37.5 की जगह मान लीजिए ये है 50। ओके, तो ये ओवर वैल्यूड कंपनी हो जाती है। अगर इन केस ऑफ ओवर वैल्यूड, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि कंपनी अगर ओवर वैल्यूड है बट उसका कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है और कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छा है, मतलब इन्वेस्टर्स आर वेरी बुलिश अबाउट द कंपनी। इसको अगर आपको सोचना है, आप इस तरीके से सोच सकते हो। अगर कोई आईफोन जो है, अगर सॉरी एप्पल जो है कोई नया प्रोडक्ट लाता है, वो कुछ भी चार्ज करे, लोग उसे देंगे, क्यों? बिकॉज उसका ब्रांड है, उसका वैल्यू है, उसकी कंपनी वो इतना डिलीवर करता है उतनी वैल्यू। सो सेम उस तरीके से अगर वो कंपनी भी जो है अगर अच्छा परफॉर्मेंस दे पा रही है, सब तरीके से बेटर है, तो लोग उसे प्राइस देंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज ओवर वैल्यूड। तो आपको जो है कोई भी कंपनी पे आने के बाद आपको ये सोचना है कि ये कंपनी जो है फिलहाल कैसा परफॉर्म कर रही है, और एक बार आपको उसका थरो नॉलेज है कंपनी का, कहाँ पे प्रेजेंस है, कहाँ पे उसका मार्केट है, कितना उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ग्रो हो रहा है कि नहीं, उनका फ्यूचरिस्टिक देखिए। एंड अगर आपको इन सभी बेस पे अगर आपको लगता है दिस इज गुड, देन आप अपने लिए एक जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपको काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा उस कंपनी को आपको टॉप टू बॉटम ए टू जेड आपको सब कुछ पता होना चाहिए, फिर जाके आप यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू ढूंढ सकते हो। अभी इंट्रिंसिक वैल्यू का भी कैसा है कि ये सब्जेक्टिव होता है, इसके लिए इन्होंने बहुत सारे मेथड भी बनाया है, जैसे कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड या फिर वैल्यूएशन मेथड, ऐसे बहुत सारे मेथड है। बट अगर आपको किसी भी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू देखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सबसे पहले आपको ये क्लियर होना पड़ेगा कि ये कंपनी जो है वो फ्यूचरिस्टिक है कि नहीं है। और मैंने जो भी पॉइंट बताए, उस बेसिस पे अगर आप सोचोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कंपनी का फ्यूचर, मतलब कंपनी जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने लायक है कि नहीं है। और याद रखिए, इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पे मिनिमम आपका 1 साल का होल्डिंग पीरियड होना चाहिए, उससे ज़्यादा चलेगा बट उससे कम नहीं। ओके, क्लियर है सभी को यहाँ तक? किसी को कुछ डाउट है? ओके, तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या है वैल्यू इन्वेस्टिंग के? सबसे पहला एडवांटेज, आप जो भी बाय कर रहे हो आप उसके रीजनेबल प्राइस पे बाय कर रहे हो। मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल हमने एप्पल का एग्जांपल देखा, एप्पल एज यू कैन से फ्रूट, तो हमने देखा कि 160 प्राइस है, और 160 में अगर आप प्राइस करते हो या उससे कम में करते हो, दैट वुड बी वेरी मच गुड एडवांटेज। फॉर एग्जाम्पल आपने 140 पे किया और आप उसे मार्केट प्राइस पे भी बेचते हो, तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे रिटर्न्स ज़्यादा होते हैं। सो सबसे पहले आप कह सकते हो कि यहाँ पर रिस्क कम होता है एंड रिटर्न ज़्यादा यहाँ पे मिलता है। सो ये जो है दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ नॉन एज द
द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। अभी ये वैल्यू इन्वेस्टिंग अगर आपको और अच्छे से सोचना देखना है, यू कैन गो फॉर दिस बुक, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, विच इज़ रिटन बाय द फाउंडर, एज मीन्स फाउंडर ने जो है ये बुक लिखा है, बेंजामिन ग्राम। तो ये जो चीज़ है वो आप यहाँ पे आप इसके लिए आप इसको रेफर कर सकते हो। ओके, सो आप चाहे तो आप इस बुक को यहाँ पे रेफर कर सकते हैं फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग। ओके, अगर आपको जो है बुक पढ़ना नहीं पसंद तो इसका समरी भी जो है आपको सोशल मीडिया पे अवेलेबल हो जाएगा। यू कैन जस्ट गो टू द सोशल मीडिया एंड आप जो है अगर आप बुक को मतलब आपको बुक पढ़ना अच्छा लगता है, सो जस्ट रेफर द चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 20। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आप कह सकते हैं, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 20 ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो इसका बिगेस्ट एडवांटेज है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो एक बार कहा था कि दुनिया का जो 8वां अजूबा है वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, मतलब कंपाउंडिंग। बट ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको ये 8वां अजूबा चलवाना है तो उसके लिए आपको दुनिया का 9th वंडर चाहिए, दैट इज नोन एज द पेशेंस। अगर आप में पेशेंस है तो ही कंपाउंडिंग वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं। तो अगर वॉरेन बफेट की भी अगर आप देखो, उनकी जो मेजोरिटी जो आप कह सकते हो जो ग्रोथ हुआ है उनके पोर्टफोलियो में, वो हुआ है आफ्टर द ईयर ऑफ 50। तभी उनका एज 50 साल के ऊपर गया, उसके बाद ही जो है आपको ये देखने मिलेगा, मतलब उनकी जो बड़ी जो नेटवर्क बड़ी हो आफ्टर द एज ऑफ 50 बड़ी है। तो पेशेंस काफ़ी रिक्वायर्ड है, पेशेंस होगा तो ही आप जो है यहाँ पे अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। अगर आप सोचते हो एक ओवरनाइट या फिर काफ़ी कम टाइम में आप मिलियनर या बिलियनर बन जाएंगे, नहीं। इन्वेस्टमेंट को काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए, बट अगर इफ़ इट इज़ वर्किंग ऑन अ करेक्ट डायरेक्शन, अगर वो सही डायरेक्शन में वर्क करता है तो आपको काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है। ओके, सो अभी इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे आईएपी के बारे में। ओके, द इंटेलिजेंट एडवाइजरी पोर्टफोलियो। सो इंटेलिजेंट एडवाइजरी पोर्टफोलियो जो है आप कह सकते हो एक कह सकते हो समथिंग विच इज़ एक सर्विस है जो मोतीलाल के द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये जो है इसके बेनिफिट्स ये है कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो देता है, डायनामिक और स्टैटिक पोर्टफोलियो है, पावर ऑफ डिस्क्रिप्शन, मतलब पूरा रिकमेंडेशंस आपके हाथ में है, आप ऑनलाइन निवेश कर सकते हो लमसम एंड एसआईपी के द्वारा, और 24/7 यहाँ पे पोर्टफोलियो ट्रैकिंग होता है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम कंपेयर करें आईएपी को म्यूचुअल फंड एंड पीएमएस के साथ, तो आईएपी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, म्यूचुअल फंड मैन्युअली मैनेज्ड है। आईएपी जो है वो प्रोसेस ड्रिवन है, म्यूचुअल फंड एंड पीएमएस को फंड मैनेजर चलाता है। आईएपी में जो भी डिसीजन होगा वो आपको पूछ के लिया जाएगा, म्यूचुअल फंड एंड पीएमएस में वो मिसिंग है। तो यहाँ पे जो स्ट्रैटेजीज है, जो आप कह सकते हो आईएपी की जो स्ट्रैटेजीज है, रोबोटिक इन्वेस्टमेंट जो इनकी जो स्ट्रैटेजीज है, वो हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहला आता है फंटेक। फंटेक एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जहाँ पे फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों का इस्तेमाल होता है, जिससे हो लाइक जिससे अगर किसी कंपनी में जो है यहाँ पे पॉजिटिव फाइनेंशियल ट्रेंड देखा, उसके बाद जो है उनको एक अच्छा क्वालिटी एंड वैल्यूएशन यहाँ पे मिले। की फीचर्स क्या है, ये एक मल्टी कैप पोर्टफोलियो है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डाइवर्सिफाइड होगा, मल्टी बड़ी कंपनी में निवेश किया जाएगा। क्वांट बेस्ड मॉडल है, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। प्री डिफाइंड एग्जिट क्राइटेरिया, पहले से इन लोग ने एग्जिट क्राइटेरिया सोच रखे, एंड उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट है दैट इज वेल डिफाइंड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स, और इसका जो है यहाँ पे पोर्टफोलियो जो है वो 10 से 20 स्टॉक्स में है। यहाँ पे आपको जो स्टॉक्स है वो उसके क्वालिटी, एवैल्यूएशन, फाइनेंशियल ट्रेंड एंड टेक्निकल पैरामीटर्स पे है। मैक्सिमम एक्सपोजर है 30% इन सेक्टर एंड 10% इन सिंगल स्टॉक। अगर यूएसपी की बात करें तो वो एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, रोबो मैनेज प्रोसेस है, कॉम्बिनेशन है दोनों का, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल पैरामीटर्स का। रीबैलेंसिंग कैसे होता है, रीबैलेंसिंग आप कह सकते हो कंटिन्यूस रीवैल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो इन केस ऑफ एडवर्स चेंज इन द स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया।
corporate governance issue in the company, and stock underperformance 15 to 25% versus benchmark BSE 500. ये किसके लिए बनाया गया है? ये आप कह सकते हो उन इन्वेस्टर्स के लिए बनाया गया है जिनका रिस्क एपेटाइट मॉडरेट है और जो मिनिमम 3 से 5 साल यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। सेकेंड है लार्ज कैप। लार्ज कैप मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ बड़ी कंपनीज को ही जो है यहाँ पे फोकस किया जाता है। तो लार्ज कैप कंपनी है, क्वांटामेंटल इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क है और वेल डिफाइंड रिस्क मैनेजमेंट है। यहाँ पे 15 स्टॉक होंगे जो एनएसई के टॉप 150 कंपनीज में होंगे, जो लिक्विडिटी एंड वॉलेटिलिटी वाइज अच्छे होंगे और जिनमें हायर जो है यहाँ पे आप कह सकते हो प्रमोटर का प्लेज जो है यहाँ पे जो है कम होगा, और अगर किसी ज़्यादा होगा किसी प्रमोटर का प्लेजिंग तो उसको निकाल देंगे, और किसी भी सेक्टर में 33% एंड स्टॉक में 14%। यूएसपी क्या है? पैसिव लार्ज कैप फोकस स्ट्रैटेजी एंड यूजिंग क्वांटिटेटिव एंड फंडामेंटल फ्रेमवर्क। रीबैलेंसिंग स्ट्रैटेजी क्या है? क्वार्टरली रीबैलेंसिंग इन लाइन विद द स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू इन द कंपनी। ये किसके लिए बनाया गया? पैसिव इन्वेस्टर की जो मॉडरेट टू लो रिस्क एपेटाइट है और जिनका मिनिमम 2 से 3 साल का यहाँ पे होल्डिंग है। अगर हम प्राइम की बात करें तो ये तीसरी स्ट्रैटेजी है प्राइम पोर्टफोलियो, जो 2 चीज़ों पे वर्क करता है, ब्लेंड ऑफ लॉन्ग टर्म विनर्स एंड टेक्टिकल बेट्स। लॉन्ग टर्म बेट्स मतलब ऐसे स्टॉक जो 12 to 18 मंथ से जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और जिनका काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है 3 से 5 साल का। और टेक्टिकल बेट्स मतलब लास्ट 3 से 6 महीने में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है वो कंपनी। यूएसपी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्टिकल बेट्स अलॉन्ग विद द लॉन्ग टर्म विनर्स, जनरेटिंग ग्रोथ ओवर टर्म्स एज वेल एज टेक एडवांटेज ऑफ स्पेशल कंपनी एंड सेक्टर। एंड यहाँ पे सिर्फ 15 से 20 स्टॉक में फोकस किया जाता है। रीबैलेंसिंग का एक्चुअल मतलब ये होता है कि अगर कोई स्टॉक परफॉर्म कर रहा है उसको रखो और जो नहीं कर रहा है उसे निकाल दो, उसकी जगह किसी और को ऐड करो। तो यहाँ पे कंपनी और इंडस्ट्री फंडामेंटल्स हैव स्टार्टेड टू चेंज टू मच नेगेटिवली अराउंड अ कंपनी और अ सेक्टर। An extreme macroeconomic market situation, stock that have better growth aspects for better capital allocation policies. ये किसके लिए बनाया गया? हाई रिस्क प्रोफाइल के लिए जिनका हो रहा है, और यहाँ पे जो है मिनिमम आपको 3 से 5 साल निवेश करना पड़ेगा। ओपन क्यू एमएनसी, इसके बाद एक लास्ट होगा दैट इज द, यहाँ पे आप कह सकते हो ओपन क्यू, एंड उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे एनएस इंडस्ट्री चार्ट। तो बस हम यहाँ पे इतना ही यहाँ पे हम देखने वाले, अभी 2 बच्चे यहाँ पे। तो इसके बाद अगर हम ओपन क्यू की बात करें तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बनाया गया जिसका पैसिव लॉन्ग टर्म में यहाँ पे फोकस हो। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि टोटल एमएनसी जिसमें 500 कंपनियों बाय मार्केट कैप, क्वांटिटेटिव एनालिसिस यहाँ पे इन्होंने किया है, ग्रोथ इन अर्निंग्स एंड प्राइस मोमेंटम एंड प्रॉपर्टी लिक्विडेशन स्क्रीनिंग टू अवॉइड द स्टॉक विथ लो लिक्विडिटी एंड जुडिशियस मिक्स ऑफ मल्टी कैप पोर्टफोलियो विथ लार्ज मिड एंड स्मॉल मार्केट कंपनीज। यूएसपी क्या है? कोई अच्छी हाई क्वालिटी एमएनसी कंपनी को ढूंढना एंड क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करना। क्वार्टरली रीबैलेंसिंग है, पोर्टफोलियो अगर गिरता है 20% अपने पीक से तो उसको निकाल देते हैं, और अगर इंडिविजुअल स्टॉक जो 15% से नीचे गिरता है उसको निकाल देते हैं। यहाँ पे रिस्क एपेटाइट जो है वो आप कह सकते हैं मॉडरेट है और 3 साल मिनिमम यहाँ पे आपको निवेश करना पड़ेगा। लास्ट वन इज एनएस इंडस्ट्री चार्ट। पोर्टफोलियो कंप्राइजिंग टॉप 3 प्लेयर्स इन द मार्केट, वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के, तो वो लीडर्स होने चाहिए इस इंडस्ट्री के। पोर्टफोलियो में 15 से 20 स्टॉक्स होंगे। और बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच मतलब क्या? पहले कंपनी पे फोकस करते हैं, फिर वो फोकस करते हैं सेक्टर पे, फिर इकोनॉमी पे, और यहाँ पे यूनिकली डिजाइन रिस्क मैनेजमेंट जिससे आपको एक सुपीरियर रिस्क मिलता है कंपेयर टू रिटर्न्स। यहाँ पे आप कह सकते हो कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल वैल्यू एंड क्वांटिटेटिव ट्रिगर्स टू क्रिएट अ हाई वैल्यू पोर्टफोलियो टू डिलीवर द सुपीरियर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। ओके, एंड प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ इन वैल्यू, यहाँ पे इन्वेस्टिंग इन प्रिंसिपल ऑफ linearity दैट इन्वेस्टिंग इन बिजनेस where improvement fundamentals gradual which improves the valuation multiple expansion along with earning growth. सो उसके बाद यहाँ पे जो है दैट इज मैक्सिमम अलोकेशन है 7% ऑफ weight benchmark, and maximum market capitalization है large cap 70% and minimum 13, mid cap में भी same and small cap में 15 to 30, sorry 15 to 0. यूएसपी क्या है? एक स्ट्रेटेजी फोकसिंग ऑन इन्वेस्टिंग इन द इंडस्ट्री लीडर ऑफ टुडे एंड बैक्ड बाय क्वालिटी मैनेजमेंट विच आर फोकस्ड ऑन इनोवेशन, स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन फंडामेंटल। कोई स्टॉक अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है रिस्पेक्टिव बेंचमार्क उसको वहाँ से निकाल देंगे, एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू अगर उनको मिलता है कंपनी में तो उसको। ये मॉडरेट रिस्क एपेटाइट है एंड इन्वेस्ट होराइजन फॉर 3 to 5 years. ओके,
सो अभी आपको कोई भी डाउट होगा रिगार्डिंग दिस सेशन, आप आपके डाउट चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। मीनवाइल आप सभी के साथ ये सेशन के फीडबैक फॉर्म लिंक शेयर करता हूँ, एंड आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन दैट प्लीज़ फिल द फीडबैक फॉर्म लिंक, और आप जो भी क्वेश्चन है चैट बॉक्स में पूछ लीजिए।